प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी की रचना प्रेमचंद के फटे जूते, ये उनके द्वारा लिखी गई है रचना। इसमें ये एक व्यंग रचना है। अब फिर वही बात है कि व्यंग क्या होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यानी जैसे और साहित्यिक विधा है, जैसे आलोचना है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, ठीक है ना, कविता है। ये साहित्य के जो अलग अलग विधा है उसमें से एक विधा है आपकी व्यंग रचना। यानी व्यंग भी एक साहित्यिक कृति है, रचना है, एक विधा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सुन लीजिए कि व्यंग एक साहित्यिक रचना है। इसमें हास्य का पुट देखने को मिलता है, अर्थात मिला रहता है, परंतु इसका उद्देश्य हास्य ना होकर व्यक्ति या समाज की राजनीतिक, अब समाज के अंदर राजनीतिक भी है, धर्म भी है, समाज की उन कुरीतियों पर, उन कमजोरियों पर कुठाराघात करना होता है, चोट करना होता है, ठीक है ना। इससे व्यक्ति के ऊपर या समाज के ऊपर नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी को उजागर करना होता है, वो व्यंग है। जैसे इस रचना के अंदर प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से ये व्यंग रचना सामने आई है। प्रेमचंद आजीवन लिखते रहे, ठीक है ना, और फिर भी गरीबी में मरे, गरीबी में मरे। तो उसी का एक व्यंग के माध्यम से दिखाया गया है कि इतना बड़ा साहित्य सम्राट, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, और मरने के बाद भी उनके ऊपर कर्जा निकला, ठीक है ना। और आजकल के एक तरफ देखा जाए तो किस तरह से अमीर होते हैं लेखक। तो ये थोड़ा सा ये अंतर, ये जो विरोध है, ये जो संबंध है कि आजकल के लेखक इतने अमीर, मतलब पैसे वाले होते हैं, आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक होते हैं। प्रेमचंद जी उस समय जो कथा सम्राट के कहे जाते थे, गरीबी में मर गए, ठीक है ना। लेकिन अब यही हरिशंकर प्रसाद जी, उनकी एक फोटो है जिसमें से वो मफलर बांधे हुए हैं, आपकी किताब में भी होगी, और उनके नीचे जूते भी हैं, लेकिन जूते के आगे से उनकी जो उंगली है अंगूठी की नजर आती है। अब व्यंग यहां से चालू होता है कि वो चाहते तो उस उंगली को छुपा भी सकते थे, साहित्यिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बातें की गई है। तो पूरे पाठ को जब आप पढ़ोगे तो अलग अलग जगह पर उनकी फोटो को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे इसमें समझने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि इसमें जो प्रसाद जी खुद ही स्वयं ही प्रश्न करते हैं उस फोटो को देखकर, और स्वयं ही उसका उत्तर भी देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। पिक्चर यहां रखी हुई है, फोटो यहां रखी है प्रेमचंद की, और वो खुद ही सवाल उठाते हैं और खुद ही उनका उत्तर भी बताते हैं। इसमें आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखना यार। यहाँ प्रसाद जी की रचना है प्रेमचंद के ऊपर। प्रेमचंद एक आदर्श लेखक थे और वो चाहते तो उल्टे सीधे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को दूर कर सकते थे, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और अपने धर्म में रहे। अपने धर्म का मतलब अपने कर्तव्य पथ पर रहे और समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध करते रहे, ठीक है। ये उनका सीधापन और उनकी समाज के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक अच्छे लेखक का गुण यही है कि वो समाज में फैली हुई बुराइयों का अपने लेखन द्वारा प्रतिकार करे, विरोध करे। आजकल के संदर्भ में ऐसा हो रहा है, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो मैंने बता दिया है प्रेमचंद की रचना में। अब पहले जब आप किताब पढ़ोगे तो इसके अंदर पहले उनका परिचय दे रखा है। इसके अंदर प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक की आर्थिक स्थिति के बारे में बता रखा है, और समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको किस तरह से जूते से ठोकर मारकर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसी दशा में लेखक अपने व्यंग का विषय बनाया है, ठीक है ना। इनको इसी तरह से जब वो चलते हैं तो रास्ते में जो उनको चीज दिखाई देती है उसको ठोकर से मार के चले जाते हैं। अक्सर ऐसा इसी पॉइंट को, इसी बिंदु को, जैसे हम रास्ते में चलते हैं, कुछ लोग तो बच के निकल जाते हैं, जैसे कोई
खाली डब्बा हुआ, कोई कांटा हुआ, अक्सर उससे बच के निकल जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी के यहाँ पर बात समझना, इस पॉइंट को पकड़ लेना और इसी का पॉइंट को आधार मानकर पूरी रचना, एक व्यंग रचना लिखी गई है प्रसाई जी के द्वारा। ये रचना प्रसाई जी की है, वो व्यंग्यकार है। यानी यहाँ पर प्रेमचंद के माध्यम से हमारे यानी प्रसाई जी अपने के ऊपर भी इस बात को घटाते हैं कि यार हम कैसे रहे और प्रेमचंद जी कैसे गरीबी में मर गए। तो यहाँ पर जब वो चलते हैं, यहाँ दिखाया गया है कि जब वो चलते हैं प्रेमचंद जी, तो रास्ते में जो उनके टीन टप्पड़ या जो खाली डब्बा, उनको जूते से मारकर हटाते थे। ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक कैसे हुआ कि आजीवन जो प्रेमचंद जी जो समाज में रहे, समाज में उन्होंने जो भ्रष्टाचार देखा, जो भी उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता देखी, समाज में इस तरह का ऊंच नीच का भेदभाव देखा, उसका विरोध किया, तो उसका विरोध किया। तो ये प्रतीकात्मक में इस तरह लिया गया है। तो उसी को बिंदु मारकर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा गया है कि परिचय में, यहाँ पर यही पर यह है परिचय में कि प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से लेखक ने आर्थिक स्थिति पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति, इतने बड़े महान व्यंग्य, इतने बड़े महान कथा सम्राट होकर भी वो गरीबी में मरे, ये व्यंग्य की बात है। अब वो क्यों है इसमें आगे दिखा रखा है पॉइंटों में, ठीक है। और समाज में फैली बुराइयों को, कुरीतियों को ठोकर मारने वाले इस व्यक्ति की ऐसी दशा, लेखक ने इसी को ही बिंदु बनाया। अगला पॉइंट है हमारा प्रेमचंद का चित्र। अब यहाँ पर मैंने बताया था ना, प्रेमचंद के चित्र के सामने मुद्रा में एक चित्र है और जिसमें वह धोती कुर्ता टोपी और उनकी कनपटी चिपटी हुई पहने हुए हैं और मूछें घनी हुई हैं, पैरों में बेतरतीब जूती, उल्टे सीधे जूते हैं और जूते के बंद यानी जो फीते होते हैं वो खुले हुए हैं, ठीक है, जूते के फीते खुले हुए हैं, ठीक है। और वहां से बाएं पैर की जूते से छेद से उंगली बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर ही प्रेमचंद के चित्र को इस तरह दिखाया गया। प्रेमचंद की फोटो और लेखक की चिंता। अब प्रेमचंद जी फोटो देखते हैं, ओ वो हरिशंकर प्रसाई जी फोटो देखते हैं। अब उसमें चिंता क्या है, हरिशंकर प्रसाई जी की चिंता क्या है उस फोटो को देखकर, चिंता क्या है। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की जो लेखक की जो यानी जो हरिशंकर प्रसाई है, उनकी दृष्टि जूते पर अटक जाती है। वह सोचते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह पोशाक खिंचा रहा है, इन कपड़ों में पोशाक, इन कपड़ों में कैसे सिंपल कपड़ों में, ऐसे तो कोई कपड़े फोटो खिंचाकर पहनता नहीं है, तो उसके वो घूमने के यानी शादी ब्याह में जाने के कपड़े कैसे होंगे। नहीं, इस व्यक्ति के पास, फिर वो खुद ही जवाब देते हैं, इस व्यक्ति के पास एक ही प्रकार की पोशाक होगी। अर्थात ऐसा मतलब क्या, ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कर इस फोटो की लेखक की चिंता यह है कि इस व्यक्ति के पास एक ही कपड़े होंगे, शादी में जाने के लिए भी यही कपड़े पहनता होगा और फोटो खिंचाने के लिए। जबकि हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं तो कभी इस तरह का फोटो खिंचाऊं ना, भले ही चाहे किसी से मांग कर, हम अपना जूता किसी से मांग लेते हैं, बास्केट किसी से मांग लेते हैं, कोट मांग लेते हैं, लेकिन फोटो अच्छे होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात है हरिशंकर प्रसाद जी अपने ऊपर कह गए, तो ऐसा प्रेमचंद ने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो झूठी बनावटी जिंदगी में विश्वास नहीं करते थे। जैसा भी है, फटा हुआ जूता है, मेरा है, इस तरह से बात को दिखाना चाह रहे हैं हरिशंकर प्रसाद जी। इसी बात को दिखाना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद का जीवन दोगला जीवन नहीं था। यानी अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो किसी से मांग लो, वो किसी से मांगने की प्रवृत्ति उनकी नहीं थी और दोहरा जीवन जीने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। वो सीधे सादे उच्च विचार वाले व्यक्तित्व थे। तो यहाँ पर इनकी चिंता को इस तरह से दिखाया गया है। और फिर वह सोचते हैं कि प्रेमचंद के पास एक ही पोशाक होगी और उनके चेहरे पर विश्वास देखकर वह सोचता है लेखक की, इस लेखक के अपने फटे जूतों की चिंता नहीं है। तो यहाँ पर उसकी चिंता है। प्रेमचंद की व्यंग्यपूर्ण हंसी। अब फोटो के अंदर वो हंस रहे हैं। अब ये प्रश्न खुद उठाते हैं हरिशंकर प्रसाद जी और खुद ही जवाब देते हैं, ये जो हंसी है ना, ये हमारे लिए है। ये हंसी क्या दिखा रही है हमें, कि तुम वो लोग हो कि जो तुम समाज में फैली जो बुराई है, जो कमजोरियां हैं, उससे समझौता कर बैठे हो, लेकिन मैं उनसे लड़ रहा हूं। ये व्यंग मुस्कान हमें कचोटती है कि जिस तरह से मैं परिस्थितियों से लड़ता रहा,
आप नहीं लड़ पाए, आपने समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, आपने कंप्रोमाइज कर लिया। अगर देखा जाए आजकल के संदर्भ में जो हमारे घरों में इन्वर्टर है, ये समझौतावादी नीति तो है। सरकार की बिजली 24 घंटे में 18 घंटे तो बिजली चली जाती है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं कर पाते। हम सारे एकत्रित होकर समाज के लोग वहां पर उस धरना प्रदर्शन नहीं करते कि बिजली काटने का क्या कारण है, लेकिन नहीं, हमने समझौता कर लिया, हमने इन्वर्टर लगा लिए। तो इस तरह की व्यवस्था जब तक रहेगी, हम समाज में समझौता करते रहेंगे और इससे जो जीवन है वो काफी ध्रुव बन जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वो ठीक कर लेगा अपनी सुविधाओं को, नहीं होगा आदमी की स्थिति दयनीय होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से उनकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान का मतलब भी बताते हैं। उनकी हंसी का मैंने बता दिया, वो हंस रहे हैं, व्यंग्यपूर्ण की हंसी। लेखक सोचता है कि अच्छा, प्रेमचंद फोटो खिंचवाने से मना कर देते, जब उनके पास फोटो नहीं है तो मना भी तो कर सकते थे। फिर सोचता है कि शायद अपनी पत्नी के कहने पर यहाँ पर आए हो। प्रेमचंद का दुख अंदर तक महसूस करता है कि वो अंदर उनके कपड़ों को देखकर जिस तरह से वो देखता है, वो अपने अंदर तक उसको महसूस करता है। लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट, यहाँ तक कि लोग दूसरे की बीवी भी किराए पर सामने से खिंचवा लेते हैं। खिंचवाते नहीं हो? ठीक, खिंचवाते हो ना आप? आइए भाभी जी एक फोटो हो जाए, दूसरे की बीवी तो है। लेकिन नहीं, इस तरह से यानी मांगने की प्रवृत्ति पर प्रेमचंद की प्रवृत्ति, उनकी जो आदत मांगने की नहीं थी कि यार आज मैं शादी में जा रहा हूं, मुझे अपना कोट दे दे, वो इस प्रवृत्ति के कतई भी नहीं थे। यही तो एक कमी है हमारी, जिसके इसी को व्यंग कहते हैं। यानी हमारी कमजोरी क्या है, हम बहुत ही व्यवस्था मतलब परिस्थितियों में बदल जाते हैं, फट से लड़ते नहीं है, संघर्ष नहीं करते। अब वो जो रास्ते में चलते हैं, ठोकर मारते हैं, ये प्रतीकात्मक है कि जीवन भर वो लड़ते रहे परिस्थितियों से। तो यहाँ पर उनके मुस्कान का अर्थ इस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है ना। फोटो में इस तरह से अब प्रेमचंद का जो मुस्कान है उसका वो जानना चाहता है। वो पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात नील गाय। ये इसके अर्थ बताए, यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान का अर्थ है वो बता रहे हैं। हलाकू का खेत, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। लेखक को लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो यहाँ पर जो व्यंग्यपूर्ण मुस्कान करता है कि इन यहाँ पर इन संदर्भों में वो जवाब देता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बता रखा है, इसका अर्थ है कि आप हंस क्यों रहे हो। यहाँ पर जो बीच बीच में जो संदर्भ आए हैं, कभी प्रेमचंद ने अपनी उपन्यास या कहानियों से जो अलग अलग पात्रों को, होरी का और जैसे पूस की रात का, गोदान का, सुजान का, माधु का, कुंभन दास का, ये इनकी कविता, ये इनकी पाठों के चरित्र हैं ना। कुंभन दास, ठीक है ना, जैसे माधव, सुजान भगत, पूस की रात, होरी और होरी गोदान का। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया। जूते से निकली उंगली का संकेत। अब वो जूते की उंगली से निकली का संकेत का मतलब है कि ये हमारी तरफ है, जिसको हम पसंद करते हैं उसके तरफ हम जूते की उंगली का इशारा नहीं करते, उसके हाथ की उंगली का इशारा करते हैं। लेकिन जिसे हम पसंद नहीं करते उसकी तरफ जूते की उंगली का इशारा करते हैं। ये सब बातें हरिशंकर प्रसाद जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं और स्वयं ही इसका उत्तर देते चले जाते हैं। तो वो जूते की उंगली हमारी तरफ है कि नहीं, हमारी तरफ। हम ऐसे दोगले लोग हैं, ऐसे एडजस्ट करने वाले, यानी कि समायोजन कर लेते हैं, समझौतावादी कर लेते हैं, जिससे समाज में व्यवस्था बद से बदतर की तरफ चले जाती है। लेकिन प्रेमचंद जी के जीवन को जो हरिशंकर प्रसाद जी ने दिखाया है कि वो आजीवन परिस्थितियों से संघर्ष करते रहे, भ्रष्टाचार से, ठीक है ना, ठीक है ना, इस पर भ्रष्टाचार वगैरह से लड़ते रहे। आपने देखा होगा कि जो नमक का दरोगा के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार कहानी में दिखाया गया है, ठीक है ना, और किस तरह से यहाँ पर तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न में अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस प्रकार से जूते की उंगली का संकेत है यहाँ पर से। लेकिन मूल बात वही है कि वो जब वो ठोकर मार के चलते थे तो वो जीवन भर समाज में फैली हुई बुराइयों को, भ्रष्टाचार को, किसी भी ऐसी बात जो समाज के खिलाफ जाती है उस हमेशा लड़ते रहे, ठीक है ना। उन्होंने सेवा सदन लिखा,
एक और सोतेली माँ के ऊपर निर्मला उपन्यास लिखा, सबसे छोटा उपन्यास है उनका। तो आजीवन लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और अंत में जब मरे तो आर्थिक स्थिति खराब थी, उनके ऊपर कर्जा था। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी का जो संक्षिप्त खाका है वो इस तरह से। अब इसके बीच में कुछ संदर्भ आए हैं, जैसे होरी का गोदान, पूस की रात। होरी का गोदान का मतलब है कि यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, प्रेमचंद का, जो 1936 में लिखा गया था, यह उनकी महान कृति है। और होरी इसका एक पात्र है। जीवन भर उसकी एक इच्छा रही, किसकी? होरी की। उसकी इच्छा रही कि एक गाय पाल सके और उसका दान कर सके। इसी इच्छा को वह जीते जी पूरा नहीं कर सका। ठीक है ना, होरी इसी गाय। तो ये उपन्यास एक सामंतवादी जो स्थिति को भी दर्शाता है, किस प्रकार जो सामंत होते हैं और गांव के पुजारी पंडितों मिलकर आम आदमी को शोषण करते हैं, इसमें दिखा रखा है। उसी प्रकार पूस की रात के अंदर जो हल्कू है बेचारा, नींद सारे रात भर अपने खेत की रखवाली करता है, लेकिन बेचारे को नींद आ जाती है और सारी फसल उसकी नींद का नष्ट कर देती है। उसी प्रकार सुजान भगत का लड़का, ये कहानी मंत्र की है। सुजान भगत का लड़का, कि जब सुजान भगत का लड़का तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, और तो उसके पास वो यहाँ पर, ठीक है ना, बूढ़ा पात्र है ना, सुजान भगत, जिसके बेटे का इलाज करने के डॉक्टर नहीं रुक सकता। डॉक्टर इतना व्यस्त होता है, वो कह देता है बूढ़े को कि आज हमारी पार्टी चल रही है, मेरे मेहमान आ रखे हैं, लेकिन उसका बेटा दम तोड़ देता है। और वहीं पर ही जब डॉक्टर का बेटा बीमार होता है तो दूसरी तरफ वो बुढ़िया कहती है, भूल गया वो दिन जिस दिन मेरा बेटे की तुझे जरूरत थी, जा। क्योंकि डॉक्टर के बेटे को सांप काट लेता है, तो सांप, ये जो सुजान भगत है, ये सांप को मारने का मंत्र जानता है, उसके जहर निकालने का मंत्र जानता है। तो डॉक्टर भागा भागा इसके पास आता है, लेकिन उसको याद दिलाता है, देख तूने उस दिन मेरी सहायता नहीं करी, लेकिन मैं तेरी सहायता जरूर करूंगी। तो इसमें दिखा रखा है कि गरीबों का दिल कितना विशाल होता है, और जो अमीर आदमी होते हैं कितने स्वार्थी होते हैं, यहाँ पर दिखा रखा है इस चीज को। दूसरा माधो, माधो के अंदर माधो जो है वो कफन का पात्र है। कफन इनका एक उपन्यास है, इस कहानी है। इस पर परिम दरिद्र की, मतलब गरीबी में बहू बच्चा जानते हुए मर जाते हैं। बहू जो है वो बच्चा जानते हुए मर जाती है, और कहीं से बेचारे वो उसके कफन का इंतजाम करती है। लेकिन माधो जो होता है उस कफन को घर में डालने की उसको लत होती है ना शराब पीने की, तो उसके कफन के पैसों से उसका दारू पी जाता है। तो एक गरीब आदमी की उस समय की जो स्थिति दिखाई है कि जो शराब वगैरह की स्थिति। कुंभन दास, कुंभन दास ये एक कवि थे जो राजा के यहाँ जाते जाते कह रहे सच्चा तो मैं हरि नाम जप लूं। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यंग रचना है। और इसका मुख्य जो इसमें जो मुख्य बात है वो यही है कि प्रेमचंद की सादगी को और प्रेमचंद की जो अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करना, और आज के दिखावे की जो प्रवृत्ति है अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है यहाँ पर, इसको दिखाना यहाँ पर। एक अंत में मैं यही कहूंगा कि हरिशंकर प्रसाई जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से आजकल के लेखकों की स्थिति और जो जवाबदेही है साहित्य के प्रति, उस चीज पर उन्होंने अच्छी तरह इसमें समझाया गया है। और किस तरह से प्रेमचंद जी का सादा जीवन उच्च विचार का जो एक उनका जो सिद्धांत था वो दिखाया है यहाँ पर। तो हमने यहाँ देखा ये पूरी तरह से एक व्यंग्य रचना इस तरह से लिखी गई है, प्रेमचंद के फटे जूते, एक जिसमें वो अपने आप प्रश्न उठाते हैं और अपने आप के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फटे जूते का इशारा, फिर प्रश्न पूछना, फिर अपने आप में जवाब देना। तो हो सकता है कि आपको एकदम ये पाठ समझ में ना आए, लेकिन जो पाठ की जो गद्यांश है आपको नहीं आते, तो मैं उस पर फिर से आप मुझे पूछना, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसको समझा दूंगा अच्छी तरह। धन्यवाद।